हेलो एवरीवन। नवयुग एसएससी पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल के अंदर 2021 से लेकर 25 तक जितने भी पीवाईक्यू बनते हैं उसके लिए हमने एक सीरीज चला रखी है। हमने सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया, फिर ईडीएम एंड फ्रेज की, और आज पॉलिटी खत्म हो जाएगी हमारी। पॉलिटी खत्म होने के बाद हम ओडब्ल्यू स्टार्ट करेंगे। ओके, जिस समय मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस समय मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्या है, ओडब्ल्यूएस की क्लास आपको 6 बजे मिल जाएगी और ये क्लास आपको उसके कुछ देर बाद में मिलेगी। तो एक दिन बीच में गैप हो गया था कोई काम से, कोई नहीं। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आपराधिक कानून विशेष रूप से संघ सूची नहीं, आपराधिक जो कानून है ना वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची। कृषि राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही बात है। किसी राज्य के भीतर, राज्य के अंदर व्यापार और वाणिज्य, राज्य के अंदर व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है, सही बात है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2 और 3, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गोवा नागरिक संहिता भारत के अन्य व्यक्तिगत कानूनों से किस प्रकार भिन्न है? देखो, गोवा भारत का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंदर डीपीएसपी में आता है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तत्वों में आर्टिकल 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक समान नागरिक संहिता आती है। अब गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसका मतलब क्या है? विवाह हो, तलाक हो, उत्तराधिकार हो आदि के लिए लगभग समान कानून सभी पर लागू होते हैं। इसमें कोई धर्म का लेना देना नहीं होता है। तो यह केवल गोवा के हिंदू समुदाय पर लागू है? नहीं, यह एक समान नागरिक संहिता है जो धर्म की परवाह किए बिना सभी समुदायों पर लागू होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 312 द्वारा सं, संसद अनुच्छेद 312 संसद द्वारा नए किसके निर्माण का प्रावधान करता है? तो देखो, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के अंदर अगर प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाए तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है संसद। और अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय न्याय संहिता को इसके किस भाग में पेश किया गया है? चलो, भारतीय न्याय संहिता एक नया टॉपिक है तो थोड़ा सा मैं इसको आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है? भारतीय न्याय संहिता, समझो सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता है क्या। जो भारतीय न्याय संहिता है ना, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत का नया आपराधिक कानून है। नया आपराधिक कानून है। आपराधिक कानून है। अपराधों के लिए जो कानून है ना वो भारतीय न्याय संहिता 2023 है। जो किसके स्थान पर आया है? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860 के स्थान पर आया है भारतीय न्याय संहिता। ओके। राष्ट्रपति की मंजूरी से कब मिली थी? राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी बीएनएस को। राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है इसको 25 दिसंबर 2003 को, 2023 को। और ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से। इसका उद्देश्य क्या है? ये क्यों लाया गया है? आईपीसी थी उसके स्थान पर बीएनएस क्यों लाया गया है? इसका उद्देश्य है भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक आधुनिक तकनीक आधारित तकनीक आधारित तकनीक आधारित एवं औपनिवेशिक औपनिवेशिक कानूनों से मुक्त करना, मुक्त करना। देखो समझो, ये अंग्रेज, हम अंग्रेजों के क्या थे? एक उपनिवेश थे।
तो अंग्रेजों ने ये जो आईपीसी 1860 अपने हिसाब से बनाई थी, तो औपनिवेशिक कानूनों से मुक्त करना, आईपीसी 1860 से मुक्ति पाना। और आज के दिन जो अपराध हैं और जो 1860 में अपराध होते थे, उनमें काफी अंतर आ गया है। आज के दिन तकनीक और आधुनिक चीजें काफी बढ़ गई हैं, जैसे साइबर क्राइम हो गया, तकनीक आधार तकनीक आधारित अपराध है। तो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना है, तकनीक आधारित, ताकि उसी प्रकार के अपराध से टैकल किया जा सके। इसमें 3 चेंजेस हुए हैं। आईपीसी 1860 के स्थान पर आया है भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी 1973 की जगह पर आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ओके। और बीएनएस के अंदर कुल 20 चैप्टर हैं। और क्या है इसके अंदर? इसके अंदर 474 धाराएं हैं। ओके। आईपीसी में 511 धाराएं थी। ओके। और देखो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, मैं बता देता हूँ वैसे ही। इसमें एक तो आतंकवाद को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये चीज आतंकवाद होती है। दूसरी बात, संगठित अपराध। संगठित अपराध क्या क्या होता है? जैसे माफिया हो गए, मानव तस्करी, फिरौती, साइबर गैंग आदि के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मॉब लिंचिंग को अलग अपराध माना गया है और कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। हिट एंड रन केस, सल्लू भाई के केस के लिए भी दंड के रूप में, मतलब उसके लिए भी कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को महत्व देना ही पड़ेगा। अगर आप उनको महत्व नहीं दोगे तो आप आधुनिक किस पर करोगे? तो चलो क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने ये जो चीजें बताई ना, आपको सभी लिखी लिखाई मिल जाएंगी। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को इसके भाग के रूप में पेश किया गया था। व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करने का प्रयास नहीं है। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने और उपनिवेशवाद को मुक्त करने का प्रयास, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। त्वरित न्याय वितरण मतलब, त्वरित मतलब स्पीडी जस्टिस, मतलब स्पीडी जस्टिस। त्वरित न्याय वितरण, स्पीड में न्याय मिलने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 में किस तकनीक प्रगति को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है? अनुबंधों में ब्लॉकचेन का उपयोग, गवाह की गवाही की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, मुकदमों का सीधा प्रसारण प्रसारण, अपराध स्थल निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग। बताओ, जल्दी से जल्दी न्याय बन जाए इसके लिए किस चीज का वो किया गया है? देखो, पहले क्या होता था, कागजों का अच्छे से ज्यादा उपयोग होता था, मतलब गवाह की गवाही लोगे तो भी कागज पर लोगे। तो अब होने लगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग। क्या होने लगी? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर गवाहों की जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग है उसको भी साक्ष्य माना गया है। तो गवाह की गवाही की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, जल्दी न्याय भी नहीं मिले इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गवाह की गवाही की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग तकनीक प्रगति को स्पष्ट रूप से क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस संविधान संशोधन ने राज्यों के लिए स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना अनिवार्य बना दिया। मैंने आपको बताया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। इसके लिए मैं आपको डिटेल में पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। अदालतों के लिए भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल सुधार शामिल किया गया है अदालतों के लिए? ओके। वो गवाह की गवाही की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग थी अदालतों के लिए। अब देखो, अदालतों के लिए बताओ, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कौन सा डिजिटल सुधार शामिल किया गया है? देखो, नए आपराधिक कानूनों के तहत वर्चुअल हियरिंग मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस को मान्यता दे दी गई है। मान लो कोई नया अपराध है, इससे मुकदमों का क्या होता है? तेजी से निपटारा होता है, व्यक्ति को आना नहीं पड़ता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही मुकदमे सुन लिए जाते हैं। डिजिटल न्याय प्रणाली को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। आवश्यकता होने पर गवाह एवं आरोपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं। ओके। तो इसके अंदर क्या चलाया गया है अदालतों के लिए? अभी चलती है ना आभासी अदालत सुनवाई की शुरुआत, वर्चुअल अदालत चला दी गई है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत अदालत में डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए क्या जरूरी है? अब देखो, जो अपना भारतीय न्याय संहिता, नहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को पूरी तरह से कानूनी मान्यता दे दी गई है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? मान लो कोई भी डिजिटल साक्ष्य है, मान लो जैसे ईमेल हो गया, सर्वर लॉग हो गया, कंप्यूटर डॉक्यूमेंट हो गया, तो कोर्ट में पक्का सबूत तभी माना जाएगा जब उसके साथ वैलिड डिजिटल सिग्नेचर होगा, वैध डिजिटल हस्ताक्षर होगा। मान लो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं आप, लेकिन डिजिटल साक्ष्य झूठा भी हो सकता है, तो किसी सरकारी लैब में जाकर उस पर वैलिड डिजिटल सिग्नेचर करवाना पड़ेगा आपको। तो उस पर सरकारी लैब में जाकर, या सरकारी लैब भी खुद वैलिड डिजिटल सिग्नेचर करके देगी, तभी वो सबूत माना जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के तहत 10 वर्ष से कम की सजा वाले अपराधों के लिए जमानत न मिलने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अधिकतम हिरासत अवधि क्या है? देखो, दो तरह से होती है। जो अपराध में अधिकतम सजा 10 वर्ष से कम है, आपने कोई अपराध किया और आपकी सजा 10 वर्ष से कम है, और पुलिस ने 60 दिन तक, कितने दिन तक? 60 दिन तक आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल नहीं की, तो आपको क्या मिल जाएगी? जमानत मिल जाएगी। तो 10 वर्ष से कम की सजा वाले अपराधों के लिए जमानत न मिलने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम हिरासत अवधि कितनी है? 60 दिन। 60 दिन में या तो चार्जशीट दाखिल करो, आरोप पत्र दाखिल करो, वरना आपको जमानत मिल जाएगी। 10 वर्ष या उससे अधिक, 10 वर्ष या उससे अधिक अगर आपको सजा मिली, 10 वर्ष या उससे अधिक अपराधों के लिए जो सजा मिलती है, जैसे इसमें तो था 10 वर्ष से कम की सजा वाले अपराध, इसमें है 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए जमानत न मिलने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत 90 दिन तक का टाइम होता है पुलिस के पास चार्जशीट दाखिल करने का। फिर आपको क्या मिल जाती है? अगर नहीं करते हैं, वो आरोप पत्र दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगी? जमानत। BNSS में कौन सा प्रावधान प्रशिक्षण के दौरान गवाहों की सुरक्षा को मजबूत मजबूत करता है? देखो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कौन सा प्रावधान परीक्षण के दौरान गवाहों की सुरक्षा को मजबूत करता है? देखो, मान लो कोई गवाह ऐसा है जो बेचारा कमजोर है, तो सिर्फ उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले ली जाएगी और उसे आगे नहीं लाया जाएगा, या उसकी पहचान छुपा दी जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ओके, ताकि उसकी उसे सुरक्षा मिले। उसे क्या मिले? सुरक्षा मिले। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कमजोर गवाहों की पहचान छुपाना, कमजोर गवाहों की तो पहचान छुपाना, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग इसका सही आंसर होगा। राज्यपाल के बारे में गलत कथन चुनिए। राज्यपाल के बारे में कोई गलत कथन हो सकता है? देखते हैं है या नहीं। देखो, राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, भले ही वह धन बिल न हो। राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। हाँ, राज्यपाल, सही बात है। स्टेट का कोई बिल है, उसे राष्ट्रपति को दिखाने के लिए आरक्षित कर सकते हैं, भले ही वह धन बिल न हो। धन धन बिल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आरक्षित कर सकते हैं किसी भी बिल को। राज्यपाल कुछ कार्यों में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, सही बात है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध बिल को सुरक्षित रख सकते हैं, हाँ, सही बात। राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये गलत कथन है। अगर विधानमंडल का सत्र चल रहा है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। ओके, और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 213 के तहत। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है? भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के पास लोकसभा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। देखो, राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। 174 2B आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राज्यपाल कर सकता है, तो राष्ट्रपति क्यों नहीं कर सकता? 85 2B के तहत। तो इनमें से केवल पहला कथन ही सही है।
रिक्त स्थान भरिए। सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध की स्थापना वर्ष 1900 उसमें हुई थी। देखो, सरकारी आयोग की स्थापना हुई थी 1983 में। ओके। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया। इन्होंने क्या सिफारिश की थी? इन्होंने कहा था कि एक अंतर्राज्यीय परिषद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अंतर्राजकीय परिषद होनी चाहिए। परिषद होनी चाहिए। और ये एक सलाहकारी परिषद होगी। मतलब इसका जो डिसीजन है वो राज्य और सेंटर मानने के लिए बाध्य नहीं है। और ये सलाहकारी परिषद 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से आर्टिकल 263 के अंदर बनाई गई। और इसके जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो कौन होंगे? पीएम होंगे। ओके, तो सही आंसर क्या होगा? 1983। 1990 से कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। यह राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है। इसके लिए प्रस्ताव सबसे पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ सूचना देनी होगी, हम आप पर महाभियोग ला रहे हैं। और दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास हो गया तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। और ये चलाया जाता है सिर्फ संविधान के उल्लंघन के मामले में। मैं आपको सारे आर्टिकल करवा चुका हूँ। सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालयों में मामलों को स्थानांतरित कर सकता है। अनुच्छेद 139 ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह न्याय के हित में किसी भी मामले या अपील को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में या किसी निचली अदालत में या हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। सही बात है। कथन 2 क्या कहता है? कथन 2 जो अपना कहता है, मूल संविधान में यह शक्ति इतनी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा आर्टिकल 139 में ये चीज स्पष्ट कर दी गई। तो दोनों बातें सही हैं। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही बात है, अभी अभी पढ़ा था। इसकी सिफारिश संघ और राज्यों पर बाध्यकारी होती है। नहीं, ये एक सलाहकारी, क्या है? सलाहकारी निकाय है। इसकी प्रकृति सलाहकारी होती है, मानने के लिए बाध्य नहीं होता। तो सही है केवल एक। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों के प्रावधान शामिल है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में विधायकों के लिए दल बदल के आधार अयोग्यता को परिभाषित करता है? देखो, हमारी है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानूनों से संबंधित है। यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, जैसे सांसद हो गए और विधायक हो गए, को दल बदल करने पर अयोग्य ठहराती है। क्या ठहराती है? अगर उन्होंने दल बदल कर लिया तो अयोग्य। 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के तहत ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10वां। केंद्रीय गृह मंत्री ब्लैंक अध्यक्ष के रूप में क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। देखो, क्षेत्रीय परिषद है ना, क्षेत्रीय परिषद ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं होता है। इसका गठन कब किया गया था? संसद का एक कानून है, राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसका गठन किया गया था, क्षेत्रीय परिषद। और जो केंद्रीय गृह मंत्री जो भी बनता है ना, वो इस क्षेत्रीय परिषद होती है, इसकी अध्यक्षता करता है। वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। ओके। कौन सा प्राधिकारी यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये मैंने आपको बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष है, वो ये डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और उसका निर्णय लास्ट एंड फाइनल होता है। वो फिर राष्ट्रपति कोई, मतलब अगर उसने डिक्लेयर कर दिया नहीं है धन विधेयक, तो वो नहीं है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी। वो चाहे राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, कोई कुछ नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को किस संवैधानिक तंत्र द्वारा निरस्त किया गया था?
तो देखो, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संविधान के जो नॉर्मल है आर्टिकल 368 के तहत इसका कोई यूज नहीं किया गया था। इसके बजाय आर्टिकल 370(3) में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल किया गया था। आर्टिकल 303 370(3) में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वे सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इसे समाप्त घोषित कर सकते हैं। कि राष्ट्रपति को शक्ति है वो सार्वजनिक घोषणा करके आर्टिकल 370 को क्या कर सकते हैं, समाप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल 370(3) के तहत राष्ट्रपति का आदेश। भारत के राज्य की उधार लेने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखो, अनुच्छेद 293, अनुच्छेद आर्टिकल 1 है 293(3), ये क्या कहता है? मान लो कोई राज्य सरकार है, उस पर केंद्र सरकार का कोई पुराना कर्ज बकाया है, तो वह राज्य सरकार केंद्र की पूर्व अनुमति के बिना बाजार से ऋण नहीं ले सकती है। पहली बात, यदि किसी राज्य का केंद्र पर कोई ऋण बकाया है तो उसे आंतरिक मतलब इंटरनल लोन या बाजार से लोन उधार लेने के लिए केंद्र की सहमति की आवश्यकता होती है। इस आर्टिकल के तहत है, ये बात बिल्कुल सही। कोई भी राज्य केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना विदेशी स्रोतों से ऋण नहीं ले सकता है, ये बात कही गई है आर्टिकल 293(1) के अंदर। तो दोनों कथन सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल 280 के तहत की गई है। मैंने ये आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया है पिछली क्लासेस में। मंत्रिपरिषद के संवैधानिक उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सही बात है। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात गलत है। देखो समझो, आर्टिकल अपना है 75(3), इसके अंदर क्या बोला गया है? इसके अंदर कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा मतलब संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उस लोकसभा में उसके पास क्या है, बहुमत है। ओके। और अब है आर्टिकल 164(2), इसके अंदर क्या बोला गया है? इसके अंदर बोला गया है कि राज्यों में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा, नहीं कि विधान परिषद, विधान परिषद नहीं, विधान परिषद तो अपर हाउस होता है, ऊपरी सदन। तो विधानसभा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका दूसरा कथन गलत है, पहला सही है, तो केवल एक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है। यह विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रासंगिक है। देखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो साक्ष्य की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के उपयोग पर जोर देता है। अब टेक्नोलॉजी देखो, अपराध स्थल पर भौतिक प्रदर्शन टेक्नोलॉजी थोड़ी ना है, हस्तलिखित डायरिया नहीं है, मौखिक स्वीकारोक्ति नहीं है, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर देता है, यही तो टेक्नोलॉजी है। भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और समेकित करने के लिए भारत में पहली बार विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत क्या किया गया था? भारत में कानूनों को संहिताबद्ध मतलब संहिताबद्ध मतलब इकट्ठा करना, कोडिफाई करना और व्यवस्थित करने के लिए चार्टर अधिनियम 1833 के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था। क्या किया गया था? एक विधि आयोग का गठन किया गया था। ओके। और 1834 में इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और जो प्रथम विधि आयोग है ना, जो लॉर्ड मैकाले वाला, इसी की सिफारिश पर आईपीसी 1860 की शुरुआत हुई थी। ओके। तो सही आंसर है चार्टर अधिनियम 1833। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो आर्टिकल 58 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताएं हैं। ये मैंने राष्ट्रपति आपको डिटेल में पढ़ाया पिछली वीडियोज, आप जाके देख लीजिए। इसमें कहा गया है जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज वो कितनी होनी चाहिए? 35 साल। ओके। तो सही आंसर होगा ए।
समवर्ती सूची के किसी विषय पर संघ और राज्य के कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में कौन सा कानून लागू होता है? देखो, आर्टिकल 254(1), यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं और उनके बीच कोई टकराव या विरोधाभास होता है तो केंद्र का कानून क्या होगा? मान्य होगा। क्या होगा? मान्य होगा। लेकिन एक अपवाद भी है इसका, अपवाद है। अपवाद किसके अंदर है? आर्टिकल 254(2), यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए सुरक्षित रखा गया था तो उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल चुकी है तो विशेष राज्य में राज्य का कानून ही प्रभावी होगा। दोनों ने कानून बनाया, टकराव हुआ, इसके तहत तो संघ का कानून माना जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके तहत मान लो वो राज्य के पास सुरक्षित रखा गया था जो कानून दोनों ने बनाया, लेकिन राष्ट्रपति पाता है कि ये राज्य सूची का ज्यादा महत्व का विषय है तो वो उस विशेष राज्य में वही कानून लागू होगा। हाँ, लेकिन ये बात अलग है, संसद फिर से कानून बनाकर उसको निरस्त कर सकती है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य है? मुकदमे में साक्ष्य की भूमिका कम करना? नहीं, ऐसा तो कोई उद्देश्य नहीं है। आधुनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता सुनिश्चित करना? केवल भौतिक जांच को ही वैध मानना? नहीं। बिना जांच के गुमनाम साक्ष्य की अनुमति देना? नहीं। तो सही आंसर होगा बी। देखो, देखने से ही पता चल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में अनुच्छेद 255 कहते हैं कि कानूनी निहितार्थ को सही ढंग से दर्शाता है? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, जो आर्टिकल 255 है ना, ये क्या कहता है? मूल नियम इसका क्या है? कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें संसद या विधानसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व मंजूरी की जरूरत होती है। लेकिन मान लो राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व मंजूरी नहीं ली गई और वो विधेयक पेश कर दिया गया, अगर बाद में राष्ट्रपति और राज्यपाल सहमति दे देते हैं तो वो कानून मान्य होगा। वो ये नहीं है कि अमान्य हो जाएगा। ओके। यदि सहमति दे दी गई है तो पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने से कानून अमान्य नहीं हो जाता है। बाद में अनुमति दे दो, बात तो वही है। तो सी आंसर इसका सही होगा। अब देखो, सरकारी आयोग, ये आयोग, अब बताओ। देखो, सरकारी आयोग मैंने अभी अभी आपको बताया था 1983 में आया। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया और पुच्ची आयोग की स्थापना हुई 2007 के अंदर। तो सही क्रम होगा ए बी सी। अनुच्छेद 263 को अनुच्छेद 263 संसद को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देती है। सही बात है। परिषद अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करती है। दूसरा कथन, इसकी संरचना में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। देखो, अच्छा सॉरी, मैंने गलत बता दिया। अनुच्छेद 263 संसद को नहीं, राष्ट्रपति को। इसको राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देती है, पहली बात। दूसरा कथन कहता है परिषद अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करती है। बिल्कुल सही बात है। अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करने के लिए तो बनाई गई है। इसकी संरचना में क्या होता है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है और उसके द्वारा नामित 6 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ओके, मतलब सातों को मिलाकर मिलती है। तो बी और सी सही है, तो केवल 2 और 3 इसका आंसर होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है और मौलिक अधिकारों से जुड़ा है? सभी को पता है, अनुच्छेद 32। हृदय और आत्मा, इसे संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। अब है आर्टिकल 251 ए के तहत राज्य को क्या शक्ति प्रदान की गई है? राज्य को क्या शक्ति प्रदान की गई है? देखो, अनुच्छेद एक है 258, उसके तहत केंद्र सरकार अपने काम राज्यों को सौंपती है, जबकि अनुच्छेद 258 ए के तहत राज्य सरकार अपने काम केंद्र को सौंपती है। ये समझो, आर्टिकल 258, सेंटर किसको अपने काम सौंप देगा? सेंटर काम सौंप देगा स्टेट को।
और स्टेट अपने काम सेंटर को सौंप देगा आर्टिकल 258A के अंदर। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार संघ की सहमति से अपने 258 है, राज्य सरकार संघ की सहमति से अपने अधिकारियों को संघ के कार्य सौंप सकती है, तो सही आंसर होगा डी। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा की विशेष शक्ति उसे संसद को खालिस्तान सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है। देखो, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा की विशेष शक्ति है उसे संसद के राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है। वो किस प्रकार? मान लो राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों ने कोई राज्य सूची के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया कि इस पर कानून बनाना राष्ट्रीय महत्व के लिए जरूरी है, तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ओके, केंद्र और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य विधानमंडल संघ सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बना सकता है? नहीं। संघीय विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर केवल राज्य की स्वीकृति से ही कानून बना सकता है? ना। केंद्र सरकार अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है, और संघ सूची के विषयों पर संघ और राज्यों को समान शक्तियां प्राप्त है? नहीं। तो देखो, तीनों एलिमिनेट होने से सी अपने आप सही हो गया, लेकिन आ गया वो क्वेश्चन था। तो इसमें क्या है, केंद्र सरकार आर्टिकल 256 के तहत राज्यों को क्या कर सकती है? निर्देश जारी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इतने ही क्वेश्चन थे। तो देखो, जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे मैंने सिर्फ वो उठाए हैं, मैंने इजी इजी जो क्वेश्चन थे वो मैंने उठाए ही नहीं। जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। मूल कर्तव्य यूएसएसआर से। डीपीएसपी आयरलैंड से। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए थे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में एंड नवयू एसएससी सर्च कर लेना यार, सीधा ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, देख देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो बाय बाय, थैंक यू।